कुछ तो याद होगा। ठीक है, सो आप हेडिंग देंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का बेसिक आइडिया क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि फंक्शन क्या है, ये तो आपको पता ही है कि अगर दो सेट्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस कि एक फंक्शन है एफ, सपोज करो सेट एक्स से सेट वाई पर, और मान लो इसमें ऐसा कैसे हो गया? चला ही नहीं। ओके, तो हर एक इनपुट से एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। सपोज करो ये आउटपुट है y1, यहाँ से आउटपुट है y2, यहाँ से आउटपुट है y3 और यहाँ से आउटपुट है y4। तो व्हेन डू आई से दैट फंक्शन f इज इन्वर्टिबल? कोई फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है? इनवर्स फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो y सेट से x सेट पर ऑपरेट होता हो, और जो फंक्शन f से प्रोड्यूस्ड इमेजेस जो है उन सारी इमेजेस को वापस प्री इमेज में कन्वर्ट कर दे। मतलब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी मशीन की बात कर रहे हैं जो y1 का x1 बना दे, y2 इनपुट लेकर के x2 बना दे, y3 इनपुट लेके x3 बना दे, y4 से क्या बना दे? x4। तो हम बोलते हैं कि दिस मशीन, दिस फंक्शन g फ्रॉम y टू x इज इनवर्स ऑफ f फ्रॉम x टू y। ठीक है, तो बेसिकली इसको डिफाइन करोगे तो ऐसे लिखोगे, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y is said to be invertible, said to be invertible if and only if there exists another function, if and only if there exists another function g which is defined from y to x, y set to x set, such that it returns all the images, all the outputs produced by f back to their inputs, means pre-images। मतलब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल तब बोला जाएगा जब हमें एक ऐसा फंक्शन g मिल जाए जो y सेट से x सेट पर ऑपरेट हो, और वो फंक्शन फंक्शन f की सारी, इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड इमेजेस ऑफ फंक्शन f। सो इट रिटर्न्स ऑल द इमेजेस टू प्री इमेजेस। मतलब y1 का ये x1 बना दे, मतलब होना क्या चाहिए? g ऑफ y1 क्या आना चाहिए? x1। g ऑफ y2 क्या होना चाहिए? x2। एंड g ऑफ y3 क्या होना चाहिए? x3 एंड सो ऑन। ये सारे के लिए होना चाहिए। g ऑफ y4 हो जाना चाहिए x4। अच्छा, ये y1 क्या है? तो y1 को हम लोग बोलते थे f(x1), एग्रीड। y2 को क्या बोलते थे? f इमेज ऑफ x2, ऐसे f(x3), ऐसे f(x4). तो यहाँ पर अगर मैं कोई एक वैल्यू को पुट करूं, मान लो y1 को f(x1) डाल दूं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा जरा देखो? g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1। मतलब ऑफ x1 इज x1। तो x1 पे पहले f कंपोज करो, फिर f का आउटपुट के ऊपर g लगाओ, तो f के साथ g को ऑपरेट करोगे, कंपोज करोगे, तो हमेशा क्या आएगा? वापस x1 ही आता है। तो यहां लिख दे दैट इज g ऑफ fx क्या होगा? x हो जाएगा।
और यही एफ ऑफ जी एक्स भी होगा। एफ ऑफ जी एक्स बोलो या जी ऑफ एक्स बोलो, दोनों एक्स होंगे। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको आप, जिसके ऊपर में एफ फंक्शन को कंपोज करो या एफ फंक्शन के ऊपर में उस फंक्शन को कंपोज करो, तो क्या बनना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन बनना चाहिए। तभी हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या सारे फंक्शन में इन्वर्टिबल है? ऑल ऑल फंक्शंस आर इन्वर्टिबल और नॉट? तो इसमें थोड़ा सा ट्रबल है। जैसे मान लो एक सिचुएशन लेते हैं, मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर हमने बोला कि इसके दो इनपुट दिए, इस फंक्शन में कोई भी दो इनपुट दे दिए, मान लो 1 दे दिया, -1 दे दिया, एक एग्जांपल के तौर पे -1 1। तो ये फंक्शन आपको पता है, ये मेनी वन फंक्शन है। -1 से आउटपुट क्या आएगा? 1, और 1 से भी आउटपुट क्या आएगा? 1। आता है कि नहीं? अच्छा जी। अब अगर मान लो हम इसका इनवर्स फंक्शन ढूंढने निकल जाए, कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो एक रिवर्स फंक्शन होना चाहिए जो आउटपुट को वापस इनपुट बना दे। तो वो इनवर्स फंक्शन जी फंक्शन होगा क्या? G1 से क्या बनेगा? -1 भी बनेगा और 1 भी बनेगा, क्योंकि 1 का -1 भी बनाएगा और 1 का 1 भी बनाएगा एज पर रूल। और ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है नहीं। फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? फॉर ईच इनपुट देयर हैज टू बी एग्जैक्टली 1 आउटपुट। यहां तो एक इनपुट से दो आउटपुट आ रहे थे, ये तो नॉट अ फंक्शन। इससे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस आर इन्वर्टिबल? तो आप लिखेंगे कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी। कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी। कौन से फंक्शन इन्वर्टिबल हैं और क्यों? तो just mention that only bijective functions are invertible. Only bijective functions are invertible. The moment you say that only bijective functions are invertible, तो एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, why? तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होंगे। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन 2। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। तो मैंने दो केसेस ले लिए। एक केस ले रहे हैं जब वो फंक्शन 1 1 नहीं है, लेट एफ बी मेनी वन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मेनी वन फंक्शन को लेकर के देखते हैं क्या होगा। तो एक फंक्शन है जो मेनी वन है। मेनी वन का मतलब क्या हुआ? कम से कम दो इनपुट ऐसे हैं जिनका आउटपुट क्या है? सेम। तो मान लो कि हमने एज्यूम कर लिया कि x1 और x2 और x3 ये तीन इनपुट्स हैं। x1 का आउटपुट और x2 का आउटपुट क्या है? सेम है, y1 है, और x3 से मान लो आ रहा है y2। ये एक फंक्शन है। अब अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन की बात करने जाएंगे तो क्या बोलेंगे भाई? क्या एक g फंक्शन सेट y से सेट x पर डिफाइन हो सकता है जो f के इमेजेस को वापस प्री इमेजेस में कन्वर्ट कर दे? तो बोले कि डिफाइन तो कर सकते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? g फ्रॉम सेट y टू सेट x विल नॉट बी फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन हुआ भाई? निशांत बोलो, why it will not be a function? Because it is one many. Because g of y1 has two output, x1 as well as x2। तो एक इनपुट से दो आउटपुट है, तो ये फंक्शन वन मेनी रिलेशन है, और वन मेनी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। इससे क्या कंक्लूज हुआ? इससे कंक्लूजन क्या आया कि अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो इन्वर्टिबल नहीं है। मेनी वन फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। मतलब इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? 1 1। तो यहां पर लिख दो देयरफॉर f टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी 1 1। लिख दो देयरफॉर f
to be invertible, it must be injective. It must be 1 1. तो पहली बात तो यह है कि फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसको 1 1 होना चाहिए। अब क्या सारे 1 1 फंक्शन इन्वर्टिबल है? तो उसको टेस्ट करने के लिए हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि लेट f बी 1 1 एंड इनटू, क्योंकि 1 1 फंक्शन दो तरह से होंगे, एक 1 1 इनटू और एक 1 1 ऑन टू। तो 1 1 इनटू ले लिया मैंने। 1 1 इनटू लेने का मतलब क्या हुआ? इनटू कौन से फंक्शन होते हैं भाई? इनटू फंक्शन या नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होती है। कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं जो रेंज में नहीं होते हैं। तो भाई हमने ऐसा ले लिया कि मान लो ये x1 है साहब, ये x2 है, ये x3 है, और यहाँ है y1, यहाँ है y2, यहाँ है y3 और ये है y4। x1 y1 1 to 1 है, ये भी 1 to 1 कनेक्टेड है, ये भी 1 to 1 कनेक्टेड है। ये फंक्शन 1 to 1 है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि रेंज में है y1 y2 y3 और कोडोमेन में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। अब क्वेश्चन आया कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? तो हम बोलेंगे अगर इनवर्स फंक्शन आप डिफाइंड करो एक फंक्शन g y सेट से x सेट पर, सो दैट ये फंक्शन f की सारी इमेजेस को वापस प्री इमेज बना दे। तो y1 का क्या बनाएगा? x1, y2 का क्या बनाएगा? x2, y3 से क्या बनाएगा? x3, बट y4 के साथ वो कोई इमेज जनरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि y4 तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं। तो यहां पर प्रॉब्लम हो गई, g of y4 will not be defined। और फंक्शन में क्या ऐसा हो सकता है क्या? फंक्शन की प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या होती है? फॉर ईच इनपुट देयर हैज टू बी एन आउटपुट। मतलब अगर g y सेट से x सेट पर फंक्शन है, ऐसा अगर आप बोलते हो, तो g y सेट के सारे एलिमेंट के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो g y to x इज नॉट अ फंक्शन। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि कोई भी फंक्शन सेट x से सेट y पर डिफाइंड है तो इन्वर्टिबल होने के लिए उसको 1 1 भी होना पड़ेगा और इनटू नहीं होना है। मतलब क्या होना पड़ेगा? ऑन टू होना पड़ेगा। तो ये बात तो हमने प्रूफ कर दी। क्या प्रूफ कर दी भाई? दैट अ फंक्शन is invertible only if it is bijective, 1 1 and on 2। अब मान लो कि एक फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है मतलब उसकी इनवर्स मशीन या इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो अब उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, वो कैसे फाइंड किया जाएगा? दिस इज व्हाट टू बी डिस्कस। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज पे चलो, इससे पहले एक बार जो मैंने बात बताई उसको एक बार रिव्यू कर लो सभी लोग। ये नोट कर चुके? हटा दो। तो सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस करी थी कि कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y कब इन्वर्टिबल है? when I can find another function g which is defined conversely set y से set x पर, such that f of x is equal to y है तो g of y होना चाहिए x। मतलब अगर f ने x का आउटपुट y बनाया तो g क्या करेगा? y का वापस x बना देगा। अच्छा, g of y x है, मतलब अगर मैं y के जगह पर fx डाल दूं तो g fx is x। मतलब f के ऊपर में g कंपोज करो तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाना चाहिए। और अगर मैं x के जगह पर gy डाल दूं उल्टा इधर, तो f of gy भी क्या आना चाहिए? y। मतलब है कि g के ऊपर में f कंपोज करो या f के ऊपर में g कंपोज करो, दोनों ही केस में क्या बनना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन बनना चाहिए। तो fog x और gof x दोनों क्या होना चाहिए? x के इक्वल होने चाहिए, तभी इन्वर्टिबल होगा। ये बात भी समझ में आ गई। g अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना, अब यहां से आप प्रॉपर्टी में लिखते जाइए।
सच फंक्शन जी, लिख दो, सच फंक्शन जी डिफाइंड फ्रॉम y to x such that GOFX is equal to FOGX is equal to x is called inverse function of f and denoted by f inverse of x। तो इसको f इनवर्स x बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो f इनवर्स को आप डिफाइन करोगे तो ऐसे लिखोगे, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y या y, x लिख दो, ज्यादा बेटर होगा, y, x such that xy belongs to f for all xy। मानते हो कि नहीं मानते? मतलब अगर मैं एक बाइजेक्टिव फंक्शन ले लूं और वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, x1 का आउटपुट y1 आ रहा है, x2 का आउटपुट y2 आ रहा है, x3 का आउटपुट y3 आ रहा है, x4 का आउटपुट y4 आ रहा है, मान लो ये f के थ्रू। तो f इनवर्स तुम्हारा उल्टा डिफाइन होगा, सेट y से सेट x पर डिफाइन होगा, x1 से y1 आउटपुट आया, मतलब x1 y1 बिलोंग्स टू x1 y1 ऑर्डर पेयर कहां पर होगा, f में होगा, तो y1 x1 कहां होगा, f इनवर्स पर होगा। For every xy lying on the function y, x will lie on inverse function। तो ऑब्वियसली f इनवर्स क्या होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर y1, x1, y2, x2, y3, x3 एंड y4, x4। लेकिन ये कब, जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं y, x और x, y, इन दोनों में क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन है दोनों में, y, x और x, y में क्या रिलेशन है? तो ज्योमेट्रिकली अल्फा, बीटा और बीटा, अल्फा पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है इन द लाइन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x में मिरर इमेज करने पर होता है। तो अब यहां पर ऐसे समझ लो आप, ऐसा कुछ कि मान लो ये y एक्सिस है, सपोज करो ये x एक्सिस है, और एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x लाइन तो आपको पता ही है कैसे, बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर ये फंक्शन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये अगर मान लो कि ये फंक्शन y इक्वल टू fx है, इस पर जो पॉइंट है मान लो इसका पॉइंट है अल्फा, बीटा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि अल्फा बीटा का जो मिरर इमेज होगा किसमें, y इक्वल टू x में, वो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अल्फा बीटा का रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा अल्फा। क्योंकि आपने पढ़ा है +1 में कि किसी भी पॉइंट को y इक्वल टू x लाइन में रिफ्लेक्ट करने पर उसके x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अल्फा बीटा का बीटा अल्फा बन गया, मतलब x1 y1 का y1 x1 बन जाएगा, x2 y2 का y2 x2 बन जाएगा, x3 y3 का y3 x3 बन जाएगा। मतलब फंक्शन के सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, ऐसा होगा। तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू f इनवर्स x। क्योंकि अगर x y फंक्शन पे है तो y x इनवर्स फंक्शन पे होना चाहिए। तो यहीं पर ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ y is equal to f inverse x can be obtained by reflecting graph of y is equal to fx in the line, कौन सी स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x।
तो अगर आपको फंक्शन का ग्राफ पता है तो y इक्वल टू एक्स में उस ग्राफ की मिरर इमेज ले लो, तो आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाएगा। ये डेफिनेशन से हमें क्लियर कट दिख रहा है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2x माइनस, नहीं 2x माइनस 4 ले लो। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 या प्लस 4 ले लो। अब जरा ध्यान से देखो, इससे मान लो x1 की वैल्यू मैंने दे दिया 0, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू -1 और x4 की वैल्यू 2 सपोज करो, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा बताओ, ये फंक्शन है, 0 पुट किया तो क्या आएगा, y1 क्या आएगा 4, y2 6, y3 2 और y4 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हटा दो, इसको तो हटा दो अभी, जस्ट ये डायग्राम में हटा रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा f फंक्शन है, f इनवर्स नहीं, ये फंक्शन, इसको एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, हर एक फंक्शन को आप सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0,4 1,6 -1,2 एंड 2,8 है, ये 4 पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है। इनपुट आप और भी दे सकते हैं इनफिनिट, अगर पूरा रियल नंबर इनपुट देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैं उस लाइन को ड्रॉ करूं, अगर उस लाइन को ड्रॉ करूं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 2 पॉइंट। कौन कौन से 2 पॉइंट ले लें, एक तो 0 इनपुट पर आउटपुट क्या आ रहा है 4, तो 0,4 ले लिया मैंने यहां पर, और एक -2 इनपुट पर आउटपुट क्या आ रहा है 0, तो -2,0 ले लिया, और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, कर दो, अरे जस्ट ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, ये लाइन आ गई है। एक्चुअली ये लाइन के सारे पॉइंट नहीं होंगे, रीजन बीइंग कि हमारे डोमेन में 4 ही पॉइंट लिए मैंने, तो 4 पॉइंट होंगे, वो 4 पॉइंट आप मार्क कर देंगे। अगर डोमेन चेंज करेंगे तो सारे पॉइंट भी आ सकते हैं, एक दो ये आ गए, एक -1 पर आउटपुट क्या रहा था 2, हाँ -1 पे 2 आ रहा था, और एक 2 पर आ रहा था 8, ऐसा कुछ मार्क सपोज करो, ठीक है। अगर रियल इनपुट देंगे, अगर डोमेन को रियल नंबर दे देंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और y इक्वल टू x लाइन तो आप जानते ही हो कैसी होती है, ऐसे होगी, ऐसे, वो भी ड्रॉ कर दो, ये y इक्वल टू x लाइन है, ऐसे ले लो। जस्ट थोड़ा ये ले लिया मैंने, इसको ये लाइन है y इक्वल टू x,
और इसी लाइन में जो इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसी लाइन में उसको मिरर इमेज कर दें। मिरर इमेज मतलब समझ रहे हो, यहां से ऐसे ये इनवर्स फंक्शन होगा। कैसे होगा वो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, ये तुम्हारा y को एफ इनवर्स एक्स, वो भी एक लाइन आएगी क्योंकि लाइन में लाइन की इमेज करके क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। बट उसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, यहां से देखो y अगर 2x प्लस 4 है, 11th में आपने किया हुआ है, तो x क्या हो जाएगा, y माइनस 4/2। अब मैं x क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि देखो जो फंक्शन का आउटपुट है वो इनवर्स का क्या है, इनपुट है। मतलब जिसको फंक्शन के लिए y बोल रहे हो वो इनवर्स के लिए x होना चाहिए, और जो फंक्शन का x है इनपुट, वो इनवर्स का क्या है, आउटपुट। ये जो हमें दिया हुआ फंक्शन वो दिया हुआ है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इनपुट दिया हुआ है। हमें उल्टा लिखना है ना, हमें इनवर्स लिखना है, रूल तो यही रहेगा, लेकिन इसी रूल से जो x को y के टर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने x को y के टर्म्स में लिख दिया। अब इसके बाद x को क्या बोल दिया कि ये आउटपुट है किसका, इनवर्स का, और y क्या है, इनवर्स का इनपुट। तो x और y को इंटरचेंज कर दिया, तो आ जाएगा क्या, y इज इक्वल टू x माइनस 4/2। और यही ये लाइन है, ये वाली जिसको आप f इनवर्स x बोल रहे हो, वो है x माइनस 4/2। चेक करके देख लो। चेक कैसे करेंगे, अगर x को 4 पुट करो तो y क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये 4 का 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर x को 6 पुट करो, 6 माइनस 4/2 1, तो 6 का 1 भी बना रहा है। अगर x को आप -1 पुट करो, नहीं x को 2 पुट करो, 2 y पुट करना है 2 -1, तो 2 का -1 भी बना देगा। और x को आप 8 पुट कर दो तो 8 माइनस 4/2 2 बना दिया, तो 8 का 2 बना दिया। मतलब डेफिनेटली एक ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन एफ के सारे इमेजेस को वापस क्या बना देगा, प्री इमेज में कन्वर्ट कर देगा। और ये फंक्शन देख लो कहां से कहां पास करे, ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल 4,0, और इस पर पॉइंट क्या था, 0,4 था कि नहीं। तो 0,4 का 4 बन रहा है कि नहीं, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, देखो ऐसे इस पर एक पॉइंट था -2,0 फंक्शन पे, और ये कौन सा पॉइंट है, देखो x को 0 पुट करो, 0,-2, तो -2 0 का 0 -2 बन गया। ऐसे इस पर एक पॉइंट था तुम्हारा -1,2, और इस पर पॉइंट क्या है 2,-1। देखो x को 2 पुट करो तो y क्या आ रहा है, -1। तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन एफ के ग्राफ का क्या है, मिरर इमेज है इन द लाइन y इक्वल टू x। तो बेसिक समझ जो है इनवर्स फंक्शन की यही है जो आपसे अभी मैंने डिस्कस करी। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब आप लिखें प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। इन्वर्टिबिलिटी की कंडीशन हो गया, 1 1 एंड ऑन 2 ये सब हो गया क्लियर। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो हमने कंक्लूड किया कि इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इट इज इन्वर्टिबल, मींस in order to be invertible it has to be bijective, and if it is bijective it is invertible, right। फिर हमने ये कंक्लूड किया कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो सबसे पहली बात क्या कि f इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो f पर f इनवर्स कंपोज करो या इनवर्स पर f कंपोज करो, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। तो ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी बात हमने ये कंक्लूड करी कि अगर f ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 का कलेक्शन है तो f इनवर्स इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के रिवर्स पेयर्स का कलेक्शन होगा। मतलब y1, x1 y2, x2 y3, x3 y4, x4 का कलेक्शन होगा। ये सब नोट कर चुके हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है।
तीसरी बात हमने फाइनली कंक्लूड करी कि एक्स वाई और वाई एक्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. तो since the point xy lying on f, there is a yx belongs to f inverse, and we know that y comma x and x comma y are mirror image of each other in the line y equal to x. Therefore, the graph of f inverse x is obtained by reflecting the graph of fx in the line y equal to x. अब चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव. लिख दो, इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव. एंड फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स. कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का क्या मेथड. अब ये आप प्रॉपरली लिखिए, मेथड टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स. तो एक एग्जांपल है कि मैं समझा रहा हूं. टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स ऑफ a function y equal to fx. और मान लो वो फंक्शन मैं ऐसा ले रहा हूं, मान लो हमारा फंक्शन गिवन है x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4. मान लो ये फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन चाहिए, इसका इनवर्स फंक्शन चाहिए. तो हमें क्या क्या टास्क करने हैं. तो सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप 1, चेक द इंजेक्टिविटी. चेक द इंजेक्टिविटी, क्योंकि कई बार आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसा दिया जाएगा, टेस्ट वेदर फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट. इफ इन्वर्टिबल फाइंड इट्स इनवर्स, इफ नॉन इन्वर्टिबल देन मेक इट इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट इज. ऐसा भी दे सकते हैं. तो हम पूरा कंप्लीट सारे स्टेप चेक कर रहे हैं कि इन्वर्टिबिलिटी मतलब इंजेक्टिविटी चेक करो. कैसे करते हैं इंजेक्टिविटी चेक. तो आपने बोला कि x1 इज इक्वल टू x2, नो y1 इक्वल टू y2, लेट किया और यहां से क्या आ जाएगा बोलो, fx1 इज इक्वल टू fx2. यहां से क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1 अपॉन 2x1 प्लस 4 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन 2x2 प्लस 4. क्लियर है. अब चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो या मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया. इससे क्या हुआ, इससे मेरे को मिल गया 2x1 माइनस 2 अपॉन 2x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 2 अपॉन 2x2 प्लस 4. क्या आप जज कर रहे हैं कि किस लिए मैंने ऐसा किया. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, वेरी गुड. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे. अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर आ जाएगा 4x1 प्लस 2 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज माइनस 6. ऐसे राइट साइड में सेम अप्लाई करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 4x2 प्लस 2 और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज माइनस 6. यहां से माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया. आगे कि नहीं. अच्छा जी, y1 इक्वल टू y2 लेकर के अगर हमने x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया, इसका मतलब फंक्शन 1 है, इंजेक्टिव फंक्शन है. तो हमने बोल दिया देयरफॉर f इज इंजेक्टिव. तो इन्वर्टिबल होने की एक कंडीशन है इंजेक्टिविटी, जो कि है यहाँ पर होल्ड कर रही है. अच्छा, बाय चांस अगर ना आए इंजेक्टिव, तब क्या करें. तो वही नोट करके नीचे लिख दो, इफ नॉन इंजेक्टिव,
if non-injective, ये एक caution है, अलग से लिखना है आपको, है ना। if non-injective many one function अगर आ गया तब क्या करेंगे, then replace the domain by principal domain. प्रिंसिपल डोमेन मैंने बताया था, याद है ना। प्रिंसिपल डोमेन फंक्शन के डोमेन का वो इंटरवल होता है जिसमें फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो जाए, तो उसका प्रिंसिपल डोमेन ले लेंगे और उससे उसमें फंक्शन को क्या हो गया, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, मतलब 1 1 हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अभी एक एग्जांपल लेंगे उसमें कि कैसे प्रिंसिपल डोमेन चूज करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर ले। पहला स्टेप क्लियर है। अब आ जाओ स्टेप 2, राइट डाउन स्टेप 2। चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन के सर्जेक्टिविटी टेस्ट करो। सर्जेक्टिविटी कैसे टेस्ट करते हैं बताओ। फंक्शन सर्जेक्टिव कब होता है, जब उसकी रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल हो जाए, है ना। तो रेंज फाइंड करो और कोडोमेन से कंपेयर करो, दैट इज फाइंड इट्स रेंज and compare with codomain and compare with codomain. अब करके देखते हैं भाई, जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके लिए परफॉर्म करके देखते हैं। हमारा फंक्शन क्या था बेटा, बोलो। x माइनस अपॉन 2x प्लस 4 था। रेंज निकालना तो आपको आता ही है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x को y में कन्वर्ट कर दे। 2yx प्लस 4y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो आ गया 2y, x वाला टर्म को इधर ले आओ और y वाले टर्म को इधर ले जाओ, तो 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4y। तो x की वैल्यू y के फॉर्म में क्या आई, 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y। एग्रीड। अब x को रियल एंड फाइनाइट होने के लिए, x टू बी रियल, x को डिफाइंड होने के लिए y क्या नहीं होना चाहिए, y कुछ भी हो सकता है, सिर्फ y की वैल्यू हाफ नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है, y कैन नॉट बी हाफ। इसका तो रेंज आ गया क्या, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सेप्ट हाफ। और कोडोमेन क्या दिया हुआ, तो जो फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन ने क्या दिया था बोला, फंक्शन दिया था ऑल रियल एक्सेप्ट, उसका डोमेन क्या है, अरे x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4 का डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस 2 से कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर। मान लो ये फंक्शन ऐसे दिया हुआ था जो मैं अभी लिख रहा हूं। अगर ये फंक्शन दिया हुआ था और रेंज आपने ये निकाली, तो रेंज कोडोमेन का सबसेट नहीं हो गया। कोडोमेन क्या है, ऑल रियल, और रेंज क्या है, ऑल रियल एक्सेप्ट हाफ। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि एक नंबर है जो कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है, हाफ, सबसेट ऑफ कोडोमेन, एंड देयरफॉर इट इज इनटू। चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, ये बोला गया था, एंड दैट मींस फाइंड इट्स रेंज एंड कंपेयर विद कोडोमेन। जब आप रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आएगा या तो रेंज कोडोमेन का सबसेट आएगा। जैसे यहां पर क्या आ गया, सबसेट आ गया, तो हम लिखेंगे इफ नॉट, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता तो, हाँ तब बाइजेक्टिव हो जाता, तो लिख दो if range of function is equal to codomain, then it is onto, then function is onto function, that is surjective function।
और अगर रेंज ऑफ फंक्शन प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गई, देन f from x to y will be into नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अभी हमारा जो ये केस है, ये तो आ गया सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो हमारा फंक्शन क्या आया, ये फंक्शन जो है इनटू फंक्शन हो गया जी, इनटू फंक्शन। ऑन टू आ गया तब तो बात खत्म हो गई, वो 1-1 पहले टेस्ट हो गया, ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, लेकिन ऑन टू के बजाय इनटू आ गया जैसे इस केस में, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर नोट करके फिर से लिखेंगे। नोट, क्या नोट लिखेंगे, हाँ, इफ f from x to y is non-surjective into, then replace the codomain by range of function। कोडोमेन को हटा दो और उसको रेंज से रिप्लेस कर दो, कोडोमेन की जगह क्या डाल दो, रेंज। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, ये वाला, ये जो फंक्शन है, ये हमारा 1-1 तो है बट इनटू था, तो इसका हम कोडोमेन को स्क्रैप कर देंगे और इसकी जगह क्या डाल देंगे, जो रेंज आई वही डाल देंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यहां से क्या कंक्लूड करेंगे, फाइनली हम ये बोलेंगे कि अगर हमारा फंक्शन f कहां से डिफाइंड हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 से कहां तक, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ, then it is bijective function। पूरा स्टेप समझ में आया, लेट मी रिकॉल। सबसे पहले क्या करना है, इंजेक्टिविटी का टेस्ट करना है। 1-1 है तो जय हिंद बोलो, नहीं है तो उसका प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन करके उसको 1-1 बना। अब अगला स्टेप, उसका रेंज कैलकुलेट करो, फंक्शन की रेंज निकालनी आपको आती है, रेंज निकालो, रेंज को कोडोमेन से कंपेयर करो। कोडोमेन फंक्शन का हमेशा गिवन होता है, सेकंड वाला सेट x to y, तो y सेट जो होता है कोडोमेन होता है। अगर नहीं गिवन है, कभी कभी नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो हमेशा रियल नंबर सेट मानेंगे। क्या बोला मैंने, गिवन है तो जो गिवन है वही लेंगे, लेकिन अगर कोडोमेन मेंशन नहीं है तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसी को हम कोडोमेन मानते हैं। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे हम रियल वैल्यू वाले फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो कोडोमेन रियल नंबर मान लो हो गया, नहीं दिया हुआ है तो, और रेंज आपने कैलकुलेट कर लिया, रेंज और कोडोमेन को कंपेयर कर लिया, अगर इक्वल आ गया तो ऑन टू हो गया, तब तो टेंशन नहीं है, बाइजेक्टिव हो गया। अगर इनपुट इनसे सबसेट आ गया, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो कोडोमेन को स्क्रैप करके उसकी जगह पे रेंज लिख दो, फंक्शन को उसके डोमेन से उसकी रेंज पे डिफाइन कर दो, तो क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। प्रिंसिपल डोमेन से रेंज पे डिफाइन कर दो, क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब जब बाइजेक्टिव हो गया तो तीसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप। जैसे हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये बाइजेक्टिव हो गया, fx is equal to x minus 1 upon 2x plus 4 is a bijective function if it is defined from this to this। अभी बाइजेक्टिव हो गया तो थर्ड स्टेप लिखेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 जो है बेटा वो है फॉर्मल स्टेप, एक्सप्रेस x in terms of y, x को y के टर्म में लिखो यूजिंग द इक्वेशन y को fx। जो फंक्शन दिया हुआ है उसी फंक्शन के इक्वेशन का इस्तेमाल करके x को y में कन्वर्ट करो। अच्छा, बाय चांस वो कर चुके होंगे आप, रेंज निकालने के लिए भी हमें x को y में कन्वर्ट करना होता है, अगर एक मेथड से निकालें तो इनवर्स वाले मेथड से। तो हमारा क्या आया, दैट इज y को fx बोलते हैं, तो x मतलब x क्या हो गया, x इज इक्वल टू f इनवर्स y बोलते हैं उसको। जैसे इस केस में क्या आया था बताओ, अभी पीछे किया था, रेंज निकालते इसमें x इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2y, वेल डन, 1 माइनस 2y। अब x को y में कन्वर्ट कर दिया, ये क्यों कन्वर्ट किया समझ में आया, ये इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं हम बिकॉज
फंक्शन एक मशीन है x से y पर और इनवर्स एक मशीन है y से x पर, और दोनों मशीन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इनपुट और आउटपुट का है। कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। जो इसका इनपुट है, फंक्शन का इनपुट इनवर्स का आउटपुट है और फंक्शन का आउटपुट इनवर्स का इनपुट है, रूल सेम है, कनेक्ट करने का रूल सेम है। इसीलिए इसी रूल को यूज किया, y को fx का ही इस्तेमाल करके हमने x को y के फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इनवर्स के लिए x क्या है? आउटपुट है, आउटपुट, ये आउटपुट है, और y क्या है? y है इनपुट। और फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है? फंक्शन को लिखने का तरीका, किसी भी फंक्शन को लिखते हैं आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट x इन टर्म्स ऑफ इनपुट y, इसीलिए ऐसा लिखा हमने। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में ये जो लिखा है, ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2y, ये जो लिखा है आपने, जिसको हम f इनवर्स y भी बोल रहे हैं, और एक जो ओरिजिनली दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था साहब? y इज इक्वल टू क्या था? x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4, ये जिसको हम fx बोल रहे हैं। ये दोनों फंक्शन, ये दोनों रिलेशन सेम है या डिफरेंट है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये और ये दोनों सेम फंक्शन है या डिफरेंट? दो फंक्शन सेम कब होते हैं? दो मशीन सेम कब होती हैं? जब दोनों में एक ही इनपुट दो और सेम आउटपुट मिले। जो इनपुट आप फर्स्ट मशीन में दे रहे हो वही सेकंड में दो और आउटपुट मैच करता रहे, और हर एक इनपुट के लिए ऐसा हो जाए तो दोनों मशीनें क्या हो गई? आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई। तो ये दोनों सेम एक ही फंक्शन है, अभी फंक्शन चेंज नहीं हुआ, सेम है। कैसे सेम है? कोई भी इनपुट देके देख लो। जैसे अगर मैं y x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y 0 आता है फंक्शन में, 1,0 आ रहा है कि नहीं? इसमें x को 1 पुट करो, यहाँ पर x को 1 पुट करो तो 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4y प्लस 1, तो 1 और 1 कैंसिल होकर 6y 0 हुआ, तो y क्या है? 0। इसका मतलब है कि जो आपने x इक्वल f इनवर्स y लिखा है और जो y इक्वल fx है, ये दोनों एक ही मशीन है, तब एक ही फंक्शन है। कब तक? जब तक कि x है और y है। और अगर इसके बाद लास्ट स्टेप, चौथा स्टेप लिखो, फोर्थ स्टेप, और यही लास्ट स्टेप है। क्या है? फंक्शन और इनवर्स में फर्क किस बात का है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक की जो फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स का डोमेन है, और जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है। इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करें, और इस वजह से जो फंक्शन का आउटपुट है वो इनवर्स का इनपुट है, जो फंक्शन का इनपुट है इनवर्स का आउटपुट है। तो इनपुट को आउटपुट बना दो और आउटपुट को इनपुट बना दो, मतलब इनपुट मतलब x को क्या बना दो? y बना दो, और y को क्या बना दो? x बना दो। तो लिख दो रिप्लेसिंग x by y एंड y by x, रिप्लेसिंग x by y एंड y by x। क्या आ गया बोलो? जो x इक्वल टू एफ इनवर्स y तुमने लिखा है वही हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, विच इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? इसमें देखो, इसमें तो x को y लिखा और y को x, तो आएगा 4x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2x। ये आ गया तुम्हारा इनवर्स फंक्शन। क्या आ गया? दिस इज इनवर्स ऑफ f। तो ये फंक्शन अलग फंक्शन इससे, मतलब ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन ये सेम फंक्शन नहीं, ये जस्ट उल्टा फंक्शन है। अब टेस्ट कर लो कि ये बस आ गया, फाइंड इनवर्स आ गया। अब टेस्ट कैसे करेंगे कि सही फाइंड किया हमने? सही फाइंड किया, टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये f है और ये f इनवर्स है।
एफ का इनपुट मान लो यहां पर दे रहे हैं हम लोग 1 2 0। 1 से आउटपुट क्या आएगा एफ में 0। 2 से आउटपुट क्या आएगा 2 माइनस 1 1/6 नहीं 1/8। एक्स को 2 पुट किया तो एक्स को 0 पुट किया तो क्या आएगा -1/4। और इसमें एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है 4x + 1/1 - 2x। इसमें जरा चेक करके देखो 0 से क्या आया, यहाँ 0 पुट करो तो 0 का 1 आ रहा है। और 1/8 का क्या आएगा 1/8, x को 1/8 पुट करो तो 4/8 इज हाफ। हाफ प्लस 1 क्या हो गया 3/2। और लिख दो ऊपर आ गया 3/2। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4। 3/2 अपॉन 3/4 क्या हो जाएगा बेटा 2। तो बन गया ना इसका 2। और -1/4 का 0 तो क्लियर दिखे। तो ऐसा रैंडमली इनपुट आउटपुट देख करके मैच करने का तो तरीका है, बट एक जनरल तरीका भी है प्रूफ करने का कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन इनवर्स फंक्शन आ गया। कैसे कंपोज करके। तो मैं जनरली वेरिफिकेशन कर रहा हूं। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स था ना एफ एक्स। एफ एक्स में एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स डालो क्या आएगा एफ इनवर्स एक्स -1/2 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स +4। अगर इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके देखो अगर एक्स आ गई मतलब ये सही है, क्योंकि एफ इनवर्स के ऊपर एफ कंपोज करके क्या आना चाहिए आइडेंटिटी आना चाहिए। लिख दो जरा सिंप्लीफाई करके 4x + 1/1 - 2x -1 डिवाइडेड बाई इसका डबल 8x + 2 डिवाइडेड बाई 1 - 2x +4। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। ये मैं हटा दे रहा हूं, इसको अब एक सेकंड के लिए भूल जाओ। हाँ जी बोलो क्या है सिंप्लीफाई करो। तो एलसीएम लोगे ना तो यहां पर आएगा 4x + 2x 4x + 1 - 1 + 2x। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 8x + 2 + 4 - 8x। तो 8x और -8x कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 और -1 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में आया 6x और डिनोमिनेटर में आया 6। तो क्या आ गया x। इसका मतलब है कि हमने करेक्टली इनवर्स फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है। तो फाइनली प्रोसीजर समझ में आ गया पक्का। तो प्रोसीजर ये आया, फाइनल कंक्लूजन ये आया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1/2x + 4 then f inverse x will be equal to क्या लिखा 4x + 1/1 - 2x। जहां पर f हमारा डिफाइंड था ऑल रियल एक्सेप्ट -2 से। कहां पर ऑल रियल एक्सेप्ट हाफ रेंज कोडोमेन से रेंज। और हमारा एफ इनवर्स का डेफिनेशन कहां से होगा ऑल रियल एक्सेप्ट हाफ, क्योंकि हाफ पर ये डिफाइन नहीं देख लो से ऑल रियल एक्सेप्ट -2। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कैन वी मूव अहेड। फंक्शन इनवर्स फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा
हाँ, जब वो 1 1 हो और ऑन टू, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन था इन्वर्टिबल। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स फंक्शन कैसे मिलेगा, प्रोसीजर समझ में आ गया। इनवर्स फंक्शन और फंक्शन के ग्राफ के बीच क्या रिलेशन होगा, तो ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज mirror image of the graph of fx in the line y equal to x. Great. जैसे मान लिया y इज इक्वल एक्स स्क्वायर है ना, इसका इनवर्स फंक्शन लिख, फाइंड द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल एक्स स्क्वायर एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन लिखो और उसका ग्राफ ड्रॉ करो। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर नॉर्मली बात की जाती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 है, नहीं है, नहीं है, ये है, कैसे पता चला नहीं है, तो अगर इसको डिफाइन किया गया रियल टू रियल तब तो नहीं है, रियल सेट इनपुट से रियल सेट पर अगर डिफाइन करें फंक्शन को तब नहीं है। क्यों, क्योंकि y2 इक्वल टू y1 लोगे तो x2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर आएगा, तो यहां से x2 इज इक्वल टू x1 और x2 इज इक्वल टू माइनस x1 आएगा। अच्छा जरा देखो, अगर किसी फंक्शन को सेम इनपुट दोगे तब तो सेम ही आउटपुट जनरेट करेगा। जैसे एक मशीन है, उसमें वही इनपुट को दोबारा दोगे तो वही आउटपुट फिर से आ जाएगा, क्योंकि एक इनपुट से दो आउटपुट तो आते नहीं कभी डिफरेंट। बट ये क्या दे रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है, x2 माइनस x1 है, मतलब ये दोनों इनपुट एक दूसरे के नेगेटिव है बट आउटपुट क्या है, सेम। मतलब ये दो डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट की बात कर रहा है। कौन से इनपुट से, ऐसे दो इनपुट जिनका सम क्या है, 0। अगर बोल रहे हैं कि दो इनपुट का सम 0 है तो भी आउटपुट सेम हो सकता है, मतलब 1 और -1 का आउटपुट क्या आएगा, सेम। 2 और -2 का भी क्या आएगा, सेम। तो ये मेनी वन फंक्शन, कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन। अब हमें इसको, लेकिन कब मेनी वन है, ये फंक्शन मेनी वन तब डिफाइंड है, मेनी वन तब बोलेंगे जब वो रियल सेट से रियल सेट पर डिफाइंड हो। बट यहां तो दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, तो अगर x 0 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 0 से इंफिनिटी में है, तो ऐसे केस में तो x1 और x2 नेगेटिव हो ही नहीं सकते एक दूसरे के। तो इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, तो लिख दो, बट if domain of function is 0 to infinity, then x1 plus x2 belonging to domain x1 plus x2 can't be 0। मानते हो नहीं मानते? इसका मतलब है कि y1 इक्वल टू y2 से दो बातें हो रही थी, या तो x1 इक्वल टू x2 या x1 इक्वल टू माइनस x2 थी, ये तो डिनाई हो गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। एंड देयरफॉर फंक्शन हमारा क्या हो गया, f फ्रॉम 0 to infinity to real number, it is 1 1 फंक्शन। अब इसी बात को जरा ग्राफ से देखो, ग्राफिकली थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। जरा ड्रा कर दो ग्राफ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ ड्रा करो। तो जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे इस पैराबोला का ना, तो ग्राफ तो पूरा ऐसा नजर आएगा, ऐसा। कैसा, जैसे पैराबोला होता है ऐसा, ऐसा ग्राफ। कब, जब पूरा रियल डोमेन लोगे तो ऐसा होगा। और ये ग्राफ तो डेफिनेटली मेनी वन है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख लो, 2 बार कट कर रहा है, तो ये मेनी वन है।
लेकिन जब इसके डोमेन में से केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आपने ले ली, ये वाली इनपुट को केवल पॉजिटिव ले लिए बस, अब क्या हुआ? ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट कर दी, क्या हो गया? 1 1 फंक्शन। तो ये जस्टिफाई हो गया ग्राफिकली। मतलब इधर वाले पोर्शन को हम क्या कर दें? डॉटेड कर दें, हटा दें, डिलीट कर दें, और सिर्फ राइट हैंड साइड वाला ग्राफ लें, तो डेफिनेटली ये ग्राफ क्या हो गया? 1 1। और ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ लेफ्ट वाला ले लें। ये तो क्वेश्चन में दिया था 0 से इन्फिनिटी, इसलिए मैं राइट वाला लिया। हम लेफ्ट वाला भी लेकर के बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला रेंज, इसकी क्या है? रेंज क्या है? रेंज, हाँ जी, अगर x रियल है तो x स्क्वायर क्या है? x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो 0 टू इन्फिनिटी रेंज आ गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो बेटा थोड़ा, तो 0 क्लोज से इन्फिनिटी आ गया। एग्रीड? और ये सबसेट किसका है? रियल का। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया? एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के केस में क्या बताया गया था आपको? देखो सबसे पहले ओरिजिनल R टू R में ये 1 1 नहीं था, मेनी वन फंक्शन था। मेनी वन फंक्शन था तो उसके डोमेन को हमने चेंज किया। क्या डिफाइन किया डोमेन को? 0 क्लोज से इन्फिनिटी लिया, और फिर बोला अब ये 1 1 है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल डोमेन। तो प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन करके हमने उसको 1 1 बना दिया, इंजेक्टिव बना दिया। फिर रेंज निकालिए, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन आ गया, तो इनटू आ गया। इनटू से ऑनटू बनाने का क्या प्रोसीजर था? हाँ, रेंज के कोडोमेन की जगह रेंज डाल दो। मतलब अगर इसी फंक्शन को हम डिफाइन करें 0 क्लोज से इन्फिनिटी टू 0 क्लोज टू इन्फिनिटी, ये कोडोमेन की जगह पर क्या डाल दिया हमने? इसकी जगह पर रेंज डाल दिया, इसकी जगह पर रेंज डाल दिया, इसकी जगह पर। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? अब ये हो गया बाइजेक्टिव। एफ इज बाइजेक्टिव। मानते हो कि नहीं मानते हो? 1 1 हो गया, ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, मतलब इन्वर्टेबल हो गया। इन्वर्टेबल हो गया तो तीसरा स्टेप क्या था? x को y में कन्वर्ट करो। y x स्क्वायर के इक्वल है, तो x स्क्वायर क्या हो गया? y है। x स्क्वायर y हो गया, तो हमें x चाहिए तो रूट ले लें। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो गया? जल्दी बोलो। रूट y। बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? प्लस माइनस एक्स। रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स मत बोलना कभी भूल के भी। प्लस माइनस एक्स मतलब आप दो आउटपुट दे रहे हो, एक इनपुट से दो वैल्यू दे रहे हो। फंक्शन है ये, स्क्वायर रूट एक फंक्शन है। मॉड एक्स, मॉड एक्स इक्वल टू वाई आ गया, रूट वाई आया, आया कि नहीं है? लेकिन हम डोमेन क्या लेके चल रहे हैं? एक्स कहाँ लेके चल रहे हैं? 0 से इन्फिनिटी, है कि नहीं? तो सिंस एक्स इज पॉजिटिव, तो मॉड एक्स क्या आ जाएगा? मॉड एक्स एक्स हो जाएगा। तो यहां से आ गया एक्स इक्वल टू वाई रूट वाई, आया। अब ये वाला स्टेप, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ये x इक्वल टू रूट वाई क्या है? x इक्वल टू रूट वाई, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही है। हाँ, ये मत समझना कि कुछ नया तुम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिए हो, ये वही है, अभी कुछ नहीं किया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी जस्ट जो पहले था वही अभी भी है। बिलीव नहीं होता तो स्क्वायर करके देख लो, वही तो आ गया। ठीक है, अब हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, अब चौथा स्टेप क्या? रिप्लेस x बाय, यस, x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो। अब क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू रूट एक्स। ये है f इनवर्स x। तो x स्क्वायर का इनवर्स क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनवर्स है, स्क्वायर रूट का इनवर्स क्या है? स्क्वायर। क्यूब का इनवर्स क्यूब रूट, और क्यूब रूट का इनवर्स क्यूब। क्योंकि कोई नंबर का क्यूब करो फिर उसका क्यूब रूट लो, वापस वही नंबर आ जाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर रूट लो फिर स्क्वायर कर दो, वापस वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला। ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो नीचे भी होगा बेटा, है कि नहीं?
बट हमने सिर्फ ऊपर वाला लिया तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका वाई स्क्वायर इक्वल एक्स की दो ब्रांच है, एक है वाई इक्वल टू रूट एक्स और नीचे वाला है वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स। तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाली ब्रांच ले रहे हैं। क्यों पॉजिटिव वाली ले रहे हैं? क्योंकि y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज करने पर यही आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, y इक्वल टू रूट एक्स आएगा। और जो पोर्शन तुमने छोड़ दिया था, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का कुछ पोर्शन ऐसा था ना जिसको हमने डोमेन हटा दिया था, कौन सा, ये वाला। अगर हम यही वाला पोर्शन ले ले, सिर्फ यही वाला, मतलब अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें माइनस इन्फिनिटी से जीरो टू इन्फिनिटी, अभी भी तो बाइजेक्टिव है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी बाइजेक्टिव है। अब इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अगर आप इसको एक्स स्क्वायर को y लिखोगे और अंडर रूट एक्स स्क्वायर को रूट y लिखोगे, मॉड x को रूट y लिखोगे, तो मॉड x में x नेगेटिव है तो मॉड x हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, तो x क्या हो जाएगा, नेगेटिव रूट y, फिर x और y को इंटरचेंज करके क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। तो समझ में आया क्या हुआ, क्या समझ में आया बता दो। समझ में ये आना चाहिए आपको कि ये जो ग्राफ है, ये नीचे वाला, ये इनवर्स है किसका, इसका। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का दो ब्रांच कर सकते हो, जब प्रिंसिपल डोमेन पॉजिटिव वाला लोगे तो उसका इनवर्स आएगा y इक्वल टू रूट एक्स, बट प्रिंसिपल डोमेन अगर नेगेटिव डोमेन वाला लोगे माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो उसका इनवर्स चेंज हो जाएगा, उसका इनवर्स क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट एक्स, उसका इनवर्स आएगा। और आना भी चाहिए क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन में इमेज करो तो दिख रहा है कि नहीं आपको, ये वाले का इमेज क्या दिख रहा है, ये वाला, अरे बोलो क्या यस सर, क्या यस सर भाई, इसका इसका इमेज क्या है, ये देखो ऐसे करके उठ रहा है, ऐसे y को x के दोनों साइड में बिल्कुल सिमेट्रिक है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर और रूट एक्स एक दूसरे के मिरर इमेज है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नेगेटिव वाला पोर्शन और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स भी एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो जैसा प्रिंसिपल डोमेन वैसा ही इनवर्स फंक्शन लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चंस करो। इसको हटा दो, सब लोग नोट कर चुके हैं, एक बार यस बोल दो। सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो जरा दिखाइए कि आपको क्या समझ में है। हाँ जी, आंसर करिए क्विक। बोला गया है कि दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल मैपिंग। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, वन वन एंड ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या चाहिए होता है, रेंज। क्या रेंज होगा इसका, इस फंक्शन के रेंज, बिना पेन चले हुए बोलो,
ऑल रियल, वेल डन। क्यों? fx इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल है उसकी रेंज मैंने बताई थी, क्या होता है? ऑल रियल नंबर। सो रेंज इसकी है -∞ से इन्फिनिटी, और इसको हमने कई बार प्रूफ भी किया था कि इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, -∞ पे -∞ आएगी, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कंटिन्यूअस है, सारी वैल्यू लेगा। ठीक है, रेंज आ गया ऑल रियल नंबर, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया है ना, तो कैसा हो गया? fx इज ऑन टू, सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो बोल रहे हैं कि इसको इन्वर्टिबल होने के लिए ऑन टू एंड 1 1 होना चाहिए, तो ऑन टू तो दिख गया भाई, अब क्या चाहिए हमें? 1 1। 1 1 कब होगा? फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम चाहते हैं कि 1 1 हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के केस में इंजेक्टिविटी का टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? डेरिवेटिव। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसके डेरिवेटिव का साइन अगर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव या यूनिफॉर्मली नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग होगा तो भी रिपीट नहीं करेगा वैल्यू, और डिक्रीजिंग होगा तो भी वैल्यू नहीं रिपीट करेगा। तो डेरिवेटिव ले लो, dy by dx क्या है? f dash x। f dash x क्या है? जल्दी बोलो। 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है ना, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, इसका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड होगा। ओपनिंग अपवर्ड होगा तो इसका ग्राफ या तो ऐसा होगा, और या तो ऐसा होगा, और या तो ऐसा होगा, है कि नहीं? ये वाला केस है d लेस देन 0 का, ये केस है d इक्वल टू 0 का, और ये है d ग्रेटर देन 0 का। 2 बार x एक्सिस को कट कर गया तो d पॉजिटिव। क्या हमें ये वाला चाहिए? ये वाला चलेगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये हो गया तो कुछ इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और कुछ इंटरवल में। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं क्या कि टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, दिस टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। कोई भी क्वाड्रेटिक कंप्लीट डोमेन में कंप्लीट नंबर लाइन पर पॉजिटिव कब होगा? जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और d क्या हो? a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव। यार ये तो मतलब कि फाउंडेशन मैथमेटिक्स करते समय 50 बार कम से कम किया होगा कि अगर ग्राफ पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तभी ना हमेशा पॉजिटिव होगा। ज्यादा से ज्यादा वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर सकता है, दैट्स इट। कट नहीं करना चाहिए, नहीं तो साइन चेंज हो जाएगा। तो डी नेगेटिव होना चाहिए। डी नेगेटिव से क्या आया? डी करो, डी लिखो 4 इंटू ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 है, वेरी करेक्ट। ये होना चाहिए लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर दो तो क्या है? a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 है, लेस देन 0। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस 9a लेस देन 0। फैक्टर वेक्टर हो रहा है क्या कुछ? a स्क्वायर प्लस 4a, नहीं, a स्क्वायर माइनस 5a। हाँ, क्या बोला? क्या? हाँ, a प्लस 4, a माइनस 4, a माइनस 1 इंटू a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स इट डेरिवेटिव का। तो आ गया a बिलोंग्स टू 1 2 4, आया कि नहीं है? आ गया a बिलोंग्स टू 1 2 4। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 से 4। जब a 1 से 4 होगा तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होगा। 0 पर वैल्यू इसकी 5 आएगी, मतलब है ऐसे समझ लो, ऐसे ये ग्राफ ऐसे ऐसे इंक्रीज करता हुआ और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, इसलिए 1 ऑन 2 हो जाएगा। और हर वैल्यू को इंक्रीज करने वाला फंक्शन कोई वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा अगली वैल्यू पिछली से बड़ी होगी, तो ये 1 1 होगा।
1 1 एंड ऑन टू होगा तो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो गया तो क्या हो गया, इन्वर्टिबल। ठीक है जी। तो इन्वर्टिबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं, इन्वर्टिबल चेक करते कैसे, कैसे इन्वर्टिबल बनाते हैं, फिर कैसे इनवर्स फंक्शन लिखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको जो गेम 12 है, राइट, गेम 12 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, 13 तक, रादर हाँ 13 तक करके आएंगे। ओके। और जो आपका एनसीईआरटी उठा लेना, एनसीईआरटी का पहला टॉपिक आपका क्या है, फंक्शंस। +2 एनसीईआरटी का पहला टॉपिक क्या है, उसमें स्टार्ट करेंगे तो पहले तो इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शन वगैरह उसको एक बार रिवाइज कर लिया होगा आपने। उसके बाद उसमें अगला होगा आर्टिकल इनवर्स फंक्शन, तो इन्वर्टिबिलिटी उससे भी रिवाइज कर लेना, उसको भी रीडिंग लगा लेना, जो बातें उसमें बोली जा रही हैं उसको, उसके एग्जाम्पल वगैरह देख लेना। ठीक है, सो दैट कल की क्लास में हम लोग इनवर्स फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज पर कुछ और काम करेंगे। ठीक है।